दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 17 जनवरी 2021। तो आज की देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच कंपनी ने साफ कर दिया है कि वैक्सीन के दुष्परिणाम नजर आने पर लाभार्थी को मुआवजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने फॉर्म में इसे खास तौर से लिखा है कि आज देश में वैक्सीन प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार पहले दिन 3 लाख लोगों को टीका लगाएगी। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच का गठबंधन जब से टूटा है तब से शिवसेना किसी मौके पर बीजेपी को घेरने का मौका नहीं छोड़ती है। जी हां, शिवसेना ने एक बार फिर से अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। सामना में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की ओर से दिए गए बयान ने ओबीसी साहब और बीजेपी के बीच के रिश्ते की पोल खोल दी और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना ने साक्षी महाराज के उस बयान को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है, जिसमें साक्षी महाराज ने कहा था कि एमआईएम अध्यक्ष ओबीसी मियां मुसलमानों का मसीहा नहीं बल्कि बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों हाथियों को गन्ना और पानी बेहद पसंद है। उन्हें जहां भी गन्ना या फिर गन्ने का खेत दिखाई दे जाए तो फिर वो खाने के लिए टूट पड़ते हैं, वहीं पानी दिखने पर उसमें नहाने के लिए कूद जाते हैं। हाथी के बच्चे बहुत मस्तीखोर होते हैं। जी हां, ऐसा ही एक वीडियो हमें सोशल मीडिया में दिखाई दिया, जिसमें एक शख्स ने हाथी के बच्चे को जैसा ही गन्ना देकर छूने की कोशिश की, उसने पलटकर उस शख्स को लात मार दी और गन्ना फेंककर चलता बना। जी हां, इस वीडियो को भारतीय वन सेवा IFS की अधिकारी सुधा रमन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। जी हां, सुधा रमन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि उन लोगों के लिए समर्पित जो गन्ना पसंद करते हैं। जी हां, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जंगल में एक रास्ते पर खड़ा हुआ है, उसके हाथ में गन्ने के 2 टुकड़े लगे हुए हैं। जी हां, शख्स के हाथ में गन्ना देखकर हाथी का एक बच्चा उसके पास पहुंच जाता है। जैसा ही हाथी का बच्चा उसके पास पहुंचता है, वह शख्स बैठ जाता है और उसकी सूंड में गन्ने का एक टुकड़ा पकड़ा देता है। जी हां, और उसके बाद उसकी सूंड को छूने लगता है। व्यक्ति का उसके सूंड को छूना पसंद नहीं आता है और हाथी का बच्चा पलटता है और उसकी पिछली लात से उस शख्स को मार देता है। जी हां, और जाने लगता है। यही नहीं, उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि जाते जाते हुए गन्ने को भी फेंक कर चला जाता है। जी हां, ये सब देखकर उस शख्स को हंसी आने लगती है। दोस्तों दिल्ली के एम्स में एक सफाई कर्मी को सबसे पहले कोरोना का टीका लगाया गया है। जी इस सफाई कर्मी का नाम मनीष कुमार है। इसके साथ ही वे दिल्ली के एम्स में कोरोना का टीका लगाने वाले सबसे पहले शख्स बन गए हैं। इस मौके पर वहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना का टीका लगवाया है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच काफी अफवाह भी है। ऐसे में एम्स डायरेक्टर के वैक्सीन लगवाने से लोगों के बीच एक सकारात्मक संदेश जाएगा। जी हां, और लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर अफवाह पर विराम लगेगा। दोस्तों देश में बैंकिंग फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, ये फ्रॉड नए तरीके से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। ये ठग कॉल करके लोगों को अपनी KYC सत्यापित करने को कहते हैं, फिर मदद देने की पेशकश करते हैं। इसके बाद उनके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। जी हां, इस तरीके से फ्रॉड से बचने के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक लगातार लोगों को आगाह करते आ रहे हैं। इसी क्रम में SBI ने कल एक और ट्वीट जारी करके अपने करोड़ों ग्राहकों से अलर्ट रहने की अपील की है। KYC वेरिफिकेशन के नाम पर आ रहे कॉल और मैसेज को लेकर SBI ने ट्वीट करके कहा है कि KYC सत्यापन का अनुरोध करने वाले कॉल या फिर संदेश को से खुद को सुरक्षित रखें। जालसाज आपके व्यक्तिगत विवरण हासिल करने के लिए बैंक कंपनी प्रतिनिधि होने का नाटक करते हुए एक फोन कॉल करता है या फिर टेक्स्ट संदेश मैसेज भेजता है। ऐसे मामले की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। इसके अलावा ट्वीट में SBI ने ठगी से बचने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। जहां उसमें से है कि किसी के साथ OTP शेयर ना करें, रिमोट एक्सेस ऐप से बचें, आधार की कॉपी किसी अजनबी के साथ शेयर ना करें, अपने बैंक अकाउंट में अपनी न्यूनतम संपर्क जानकारी अपडेट रखें, समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें, किसी के साथ मोबाइल नंबर और गोपनीय डेटा शेयर ना करें, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले ठीक से जांच कर लें, पड़ताल कर लें।
दोस्तों पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के बीच आजकल तीखी लड़ाई देखने को मिल रही है। जी इस बीच बड़ी हाट से टीएमसी नेता और लोकसभा सांसद नुसरत जहां ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि भाजपा बंगाल कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि भाजपा कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। नुसरत जहां ने कहा है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम में दंगा कर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो फिर मुसलमानों को कई मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। नुसरत जहां मुस्लिम बहुल इलाके में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल में कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों खाने की बात आते ही रोटी की बात आती है और रोटी गेहूं से बनती है। जी हां, आजादी के बाद एक दौर था जब भारत के लोग रोटी के लिए अमेरिका से गेहूं के मोहताज थे, लेकिन आज किसान और वैज्ञानिकों की मेहनत से हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश हैं। जी हां, आज हम इसके इंपोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर हैं, यानी कि मंगाते नहीं है बल्कि भेजते हैं दूसरे देश में। ये हमारी प्रमुख फसल है। इस साल भी इसकी बम्पर पैदावार होने की संभावना है। इसके प्रति किसानों की जागरूकता यह है कि इसके बीज बदलने की दर दूसरे सभी फसलों से ज्यादा है। जी हां, केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए 108 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा था। जी हां, विशेषज्ञों का मानना है कि गेहूं का उत्पादन इस बार अनुमान से कहीं अधिक होगा। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के डायरेक्टर डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसकी वजह इस साल इसकी बुआई के रकबे में वृद्धि को बता रहे हैं। जी हां, कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक वैसे तो भारत में गेहूं की करीब 500 प्रजातियां हैं, जिसमें से 125 चलन में है, लेकिन 15 किस्में ही लोकप्रिय है। दोस्तों अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो गई है। जी हां, इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5,100,000 रुपए का चंदा दिया। जी हां, और राम मंदिर निर्माण के लिए गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद भाई टोकलिया ने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। जी हां, उन्होंने यह धनराशि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 14 जनवरी से शुरू हुए धन संचय अभियान के तहत दी है। इसके तहत 27 फरवरी तक देश भर में करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इन परिवारों से चंदा इकट्ठा करने की योजना है। लोगों से जो भी रुपए मिलेंगे वे राम मंदिर निर्माण के लिए इस्तेमाल होंगे। इस अभियान में आम आदमी पार्टी से लेकर उद्योगपति तक अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात के व्यापारी गोविंद भाई टोकलिया ने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। यूपी के प्रमुख पार्टियां बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम भरने के लिए यूपी चुनाव में हुंकार भरने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार सत्ताधारी बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। जी पहले सोमनाथ भारती को लेकर आम आदमी पार्टी ने बवाल किया और फिर आप यानी कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम को पर्दे के पीछे से गठबंधन की बात कही है। जी हां, संजय सिंह ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मंच पर एक दूसरे के विरुद्ध हुंकार भरते हैं और पर्दे के पीछे प्यार करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यह भी कहा है कि यह बात बीजेपी की एक जिम्मेवार सांसद ने बताई है कि यूपी में भाजपा और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन हो चुका है। उन्होंने कहा है कि अब यूपी में 2 एमआईएम चुनाव लड़ेगी, एक एमआईएम योगी और एक एमआईएम ओबीसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर दिया है। जी हां, कांग्रेस ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को साथ में चुनाव लड़ने के लिए ऑफर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो फिर साथ मिलकर आना होगा। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में कुछ माह में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। जी हां, कांग्रेस के अहम नेताओं में से एक अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ आना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि यह ठीक रहेगा तो उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व का साथ जुड़ जाना चाहिए। कांग्रेस ने इस देश में पिछले 100 सालों से धर्मनिरपेक्षता को बचाए और बनाए रखा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अगर टीएमसी चाहे तो कांग्रेस के साथ लड़कर सत्ता में आ सकते हैं। कांग्रेस ममता बनर्जी को सत्ता में लाने में मदद करेगी। अगर कांग्रेस जैसी पार्टी को पश्चिम बंगाल में कमजोर किया जाएगी तो फिर दूसरे सांप्रदायिकता पार्टी बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों जर्नलिस्ट रवीश कुमार को आज कौन नहीं पहचानता है। रवीश कुमार आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पत्रकारिता की दुनिया में उन्होंने अपना एक अलग मुकाम बना लिया है। पत्रकारिता के लिए रवीश कुमार को तमाम प्रतिष्ठान सम्मानों के साथ ही एशिया के सबसे बड़ा सम्मान रेमन मैग्सेसे से भी नवाजा गया है। प्रेम पर रवीश कुमार ने एक किताब भी लिखी है। जय इश्क में शहर होना नाम की इस किताब के विमोचन पर रवीश कुमार ने प्रेम को लेकर अपने जज्बात जाहिर करते हुए कहा था कि जब तक आप किसी के साथ इश्क नहीं करते हैं तब तक आपके
जीवन में सुबह नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे है खुद रवीश कुमार की लव स्टोरी। आपको बता दूं कि रवीश कुमार मूल रूप से बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं। साधारण पृष्ठभूमि के रवीश कुमार ने पटना के लोयला हाई स्कूल से स्कूलिंग की। इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वे दिल्ली निकल गए। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय के देश बंधु कॉलेज में रवीश कुमार ने बीए में एडमिशन लिया और सिविल सर्विस की भी तैयारी करने लगे। जी हां, दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात हुई अपनी होने वाली जीवन संगिनी से। उन दिनों कोलकाता की रहने वाली नैना दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से बीए कर रही थी। जी हां, बीए के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए किया। रवीश कुमार और नैना जब एक दूसरे से मिले तो फिर काफी अच्छे दोस्त बन गए। मीडिया रिपोर्ट और इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक नैना रवीश कुमार को अंग्रेजी सिखाने में मदद भी किया करती थी। नैना से रवीश कुमार की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जी हां, दोनों ने शादी का मन बनाया। हालांकि शादी की राह इतनी आसान नहीं थी। अलग कास्ट को लेकर दोनों के परिवार वालों ने आपत्ति जताई, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। जी हां, इनके मामले में भी ऐसा ही हुआ। 7 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने आखिरकार शादी कर ली। जी हां, आज रवीश कुमार और नैना दास गुप्ता सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। दोनों की 2 बेटियां हैं। रवीश कुमार जहां एनडीटीवी में मैनेजिंग एडिटर हैं, वहीं नैना लेडी श्री राम कॉलेज में इतिहास पढ़ाती है। रवीश कुमार के निजी जीवन से जुड़े ये जानकारियां इंटरनेट पर मौजूद तमाम रिपोर्ट के आधार पर आपको दी गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने 2 युवकों को समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ और फिर आपत्तिजनक नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दूं कि इलाके में राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में 2 युवक एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाते हुए चल रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और गुरुवार को दोनों आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इधर इस मामले में विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि आरोपी युवकों से संगठन का कोई भी संबंध नहीं है। बुधवार को बुलंदशहर के शिकारपुर इलाके में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। कहा जा रहा है कि यह रैली राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए निकाली गई थी। रैली के दौरान बाइक सवार 2 युवक सड़क के बीच गाली गलौज करते हुए भड़काऊ नारे लगा रहे थे। इसी दौरान किसी ने इनका वीडियो बना लिया। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दोनों युवक एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाते नजर आ रहे हैं। जी हां, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और फिर गुरुवार को धारा 135 ये धर्म जाति के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धारा 295 ये जानबूझकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना और धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। इसके तहत दोनों के युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आरोपियों की पहचान ऋतिक और शिवम के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया था। जहां यह माना जा रहा था कि वे प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश में सत्ता के नए केंद्र के रूप में काम करेंगे, परंतु हकीकत में ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जी हां, प्रदेश में उनकी स्थिति काफी कमजोर नजर आ रही है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश भाजपा की 32 लोगों की नई कार्यकारिणी में उनकी पसंद का केवल एक नाम है। जी हां, मध्य प्रदेश में उपचुनाव परिणाम आने के बाद से ही नई टीम बनाने को लेकर मंथन चल रहा था। सिंधिया की ओर से भी दबाव था कि टीम में उनके समर्थकों को जगह दी जाए, परंतु प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी बात को नकार दिया। दिल्ली ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन किया और उनको अपनी टीम बनाने को लेकर फ्री हैंड दे दिया। जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सिंधिया के पक्ष में अपनी बात कह रहे थे, परंतु इस मामले में उनकी भी एक भी नहीं सुनी गई। भाजपा की ओर से यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार में उनकी मांग के अनुसार मंत्री बना दिए गए हैं। अब पार्टी संगठन में उनके समर्थकों को जगह नहीं दी जाएगी। काफी प्रयास के बाद सिंधिया केवल एक नाम को जगह दिला पाए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।